नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की करेंगे। कोरोना विस्फोट के चलते मध्य प्रदेश के हालात कैसे हैं, ये आप सभी जानते हैं कि हालात बिगड़ चुके हैं। यहां पर यह स्थिति है कि 24 घंटे में संक्रमितों का आंकड़ा 12,000 पार कर चुका है। इंदौर में एक बार फिर भोपाल से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। वहीं तमाम प्रशासनिक दावों के बीच शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 12 कोरोना मरीजों की मौत का दावा किया जा रहा है। इन सबके बीच सीएम शिवराज लोगों से अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार कर्फ्यू नहीं लगाएगी, खुद से नियंत्रण करें। आज हम इसी पर बात करेंगे कि बहुत सी कोशिशों के बावजूद कहां पर चूक हो रही है। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले देखिए क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कोरोना बेलगाम नजर आ रहा है। संक्रमण का मानो ब्रेक फेल है और जिंदगी कोरोना के आगे डीरेल है। प्रदेश में हर रोज बढ़ते भयंकर आंकड़ों की मार से प्रदेश का दम मानो फूलने लगा है। 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो एमपी में रिकॉर्ड 12,248 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 66 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में सबसे ज्यादा 1,692 संक्रमित मिले हैं। यहाँ 7 लोगों की जान गई। भोपाल में 1,679 नए केस मिले हैं और 3 की मौत हुई। ग्वालियर में 1,058 संक्रमित सामने आए और 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। जबलपुर में 787 नए मामले आए और 7 लोगों ने जान गंवाई। संक्रमण की दर एक दिन में सबसे ज्यादा 22.83% दर्ज की गई, यानी जांच में हर चौथा व्यक्ति संक्रमित मिला। संकट से निपटने के लिए आज पहली आवश्यकता है हम संक्रमण की चेन को तोड़ डालें। ये चेन ब्रेक करना आज अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अस्पताल भर रहे हैं, हम व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर संक्रमित मरीजों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो हर व्यवस्थाएं छोटी पड़ती चली जाएगी। मध्य प्रदेश में हर बढ़ते दिन के साथ संक्रमण से हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं। एक्टिव केस के मामले में प्रदेश देश में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केस 68,576 हैं। पिछले 7 दिनों में 373 मरीजों की मौत हुई है। शुरुआत में संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचने में 190 दिन लगे थे, जो दूसरे फेज में महज 17 दिन में पहुंच गया। हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि घर में ही आपको एक दवाई का किट पहुंचा दिया जाएगा। उस दवाई के किट में सभी आवश्यक दवाइयां रहेगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल सलाह देने हेतु ई संजीवनी कॉल सेंटर से जोड़ा जा रहा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कॉल सेंटर से टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर संक्रमित भाई बहन से फोन करके ये सलाह दे कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार और प्रशासन तेजी से तैयारियों को बढ़ाने में जुटा है, लेकिन कोरोना के फैलाव का जो दायरा है वो न सिर्फ तेज और खतरनाक है, बल्कि ब्रेक फेल नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ी से बड़ी तैयारी भी छोटी पड़ सकती है। इसीलिए जरूरी है कि कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे हर कदम के साथ आप खड़े हों। टीम न्यूज स्टेट। तो स्थिति आपने देख ली है। चलिए अब बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के, और जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर के जायसवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी बता सकते हैं कि कैसे बचा जाए। नेहा बग्गा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ में हैं और योगेश यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से इस चर्चा में जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी, सब कुछ करके देख लिया हमने। हम स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन आंकड़ों में वृद्धि फिर भी हो रही है। मरने वालों का आंकड़ा फिर भी बढ़ रहा है। हालांकि मैं इसमें यह भी बोलूंगा कि रिकवर जो हो रहे हैं वो आंकड़ा भी अब दोबारा से बढ़ने लगा है, लेकिन ये चेन नहीं टूट रही है। पता नहीं ये कौन सी जंजीर से बनी हुई है, चेन टूट नहीं रही है। कैसे तोड़ेंगे आप चेन? अभी तक के प्रयास उतने सफल नहीं हो रहे हैं जितनी उम्मीद की जा रही थी। हिमांशु जी, ये बहुत ही बड़ा संकट आया है और सिर्फ मध्य प्रदेश पर नहीं, देश पर नहीं, विश्व में ये संकट है। और चेन तोड़ने का एकमात्र तरीका है जो बार बार मुख्यमंत्री जी आह्वान करते रहे हैं कि अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए, जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर मत निकलिए
और साथ ही साथ कोविड के जो प्रोटोकॉल है, एसएमएस का जो फॉर्मूला है, उसको अपनाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। आज भी जब मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है, तो उसमें सबसे पहले शुरुआत इन्हीं बातों से की कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। अपने मोहल्ले में अगर फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो एक व्यक्ति को तय कर लें जो आपका सभी का सामान लेकर आ जाए। साथ ही साथ लगातार सरकार जो है बेड बढ़ाने की व्यवस्था कर रही है, और मगर ये बात सच है कि बेड बढ़ते जा रहे हैं, मरीज भी उतनी ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए फिर हम जीरो पर आ जाते हैं। जिस परिस्थिति से हम चालू करते हैं कोविड को, वापस वहीं पहुंच जाते हैं। उसका कारण यही है कि जब तक संक्रमण पे कंट्रोल नहीं लगेगा, तब तक ये व्यवस्थाएं कम पड़ती चली जाएंगी। मेडिकल फैसिलिटीज दिनों दिन एक्सटेंड करनी पड़ रही है, पर उसके बावजूद कमी है। आप देखिए ऑक्सीजन कहाँ, हमने 50 टन से शुरुआत की थी पिछले साल, आज आते आते 450 टन और 100 टन की बात हो रही है। उसके बाद भी हमें लग रहा है कि क्या इसकी आपूर्ति पर्याप्त है, क्या इसके लिए आवश्यकता और पड़ सकती है। और इस कारण से मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि 3 माह के अंदर कम से कम ये जो प्लांट है ऑक्सीजन के, उसको 37 जिलों में लगा दिया जाएगा। इसका काम पूरा कर दिया जाएगा। अधिकारियों को जमीन देखने के लिए और पर्याप्त जो चीजों की आवश्यकता है उसकी खोज करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेशित कर दिया है। संजीवनी ई मेडिसिन के माध्यम से जो लोग संक्रमित हैं, जो होम आइसोलेशन के अंदर है, उनको घर पे किस प्रकार से मेडिसिन उपलब्ध हो सके, किस तरीके वो ऑनलाइन उसमें परामर्श ले सके, डॉक्टर्स की सलाह ऑनलाइन किस तरीके से ले सके, एक लिस्ट उसकी भी जारी की गई है। तो लगातार सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, और एकमात्र कारण, अगर हम इस पे विजय पा पाएंगे, इसकी चेन तोड़ पाएंगे, तभी इसमें सफलता हासिल हो पाएगी। मेडिकेशन बात की बात है, ये एक ऐसा वायरस है, अदृश्य है। पिछले 1.5 साल से हम बस इसी को खोज में लगे हुए हैं कि कैसे इस पे विजय पाई जा सके। योगेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे शुरुआती तौर पर, क्योंकि बग्गा जी कह रही हैं कि सरकार की तरफ से सारे प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं कोई कमी हम लोग नहीं कर रहे हैं। और हालांकि मेरे मन में तो ये सवाल बहुत वक्त से उठ रहा है कि हम इतने वक्त से कर्फ्यू लगाए हुए हैं, कई जगहों पर तो लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति हमने बनाई हुई है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, फिर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो इसकी क्या कोई और वजह भी हो सकती है? योगेश यादव जी, शुरुआती प्रतिक्रिया प्लीज़। देखिए, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं ना कहीं से चूक जरूर हो रही है। किसी चीज का यदि आप बहुत पहले से, जैसा कहा जा रहा है कि हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं या हमने इतना ज्यादा कोशिश की है, तो उसके परिणाम भी आना चाहिए। किसी भी चीज के परिणाम, मैं मानता हूं कि 24 घंटे के अंदर रिड्यूस जो प्रणाली शुरू हो जाती है उस बात में, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में वो चीज विकराल रूप से आगे बढ़ती जा रही है। मैं फील्ड ऑफिसर्स पर जो काम कर रहे हैं उन पर कोई संशय नहीं है मेरा, लेकिन कहीं ना कहीं से वो जो भोपाल में बैठे हुए, मंत्रालय में बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी हो, चाहे हमारे बड़े स्वास्थ्य से संबंधित हाँ। सचिव हो, उन पर मैं जरूर शंका उत्पन्न करता हूं। क्योंकि क्या होता है, सरकार की एक अपनी शक्ति होती है, सरकार का एक अपना जिसको बोलते हैं प्रशासनिक डंडा होता है, सरकार की अपनी एक ताकत होती है। जी। कहीं ना कहीं से हमें ऐसा इस बात का अनुभव हो रहा है, बढ़ते हुए केस, जलती हुई चिताएं और अव्यवस्था और निजी हॉस्पिटल में टालते हुए मरीजों को देखकर और सरकारी हॉस्पिटल्स में वेटिंग को देखकर हमें कहीं ना कहीं से महसूस होता है कि सरकार की तरफ से ये बेलगाम व्यवस्था की गई है। अधिकारी, जिला स्तर पर अधिकारी, फील्ड ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अभी एक ऐसी हेल्थ इमरजेंसी की आवश्यकता है इस मध्य प्रदेश में कि आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा और नहीं तो वॉलंटियर्स 24 आपको घंटे तो पैदा काम हो करना। रहा है, बताइए ना कि और क्या किया जा सकता है योगेश जी? 24 घंटे के काम के परिणाम आना चाहिए ना। देखिए, अब आपके परिणाम में और आपके यथार्थ में कितना अंतर है। आप कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक कंट्रोल रूम घोषित कर दिया, और जहां जहां भी निजी हॉस्पिटल में या प्राइवेट अपने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जो बेड उपलब्ध है उसकी हम संख्या आपको बताएंगे। आप उस पर अभी डायल कीजिए, वो आपको बता देगा ये हॉस्पिटल में 35 पलंग खाली है, इसमें 40 खाली है। वहां पर जाकर आप प्रैक्टिकल देखिए, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे हमीदिया हो, चाहे इंदौर का एमवाय हॉस्पिटल हो, वो कहेंगे नहीं साहब 150 की हमारी वेटिंग चल रही है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं से गफलत में है। जिसकी कालाबाजारी जारी हो रही है, उस पर अंकुश इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकार की सहकारिता समाप्त हो चुकी है। आप सरकारी दुकान खोलिए ना, आप सरकारी काउंटर लगा लीजिए। क्या होता है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतने सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपके एक इशारे पे सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपसे अनकंट्रोल, इसलिए औपचारिक रूप से आप बयान जरूर देते हैं, कंट्रोल हो रहा है चलिए, साहब, आपने व्यवस्था आपने की जो जा रही है। बातें की हैं, नेहा बग्गा जी ने वो सारी बातें नोट कर ली होंगी।
तो उनसे मैं जवाब ले लूँगा, लेकिन ज़रा हमारे साथ में डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब से भी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि ठीक है, राजनीति अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन बचाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर जायसवाल जी, ये मेरे को लगता है कि एक सर्कल सा बन गया है, या फिर जो 8 के आकार का होता है कि हम यहाँ से बढ़ते हैं, वो आगे से निकल के फिर से अपना वो रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, और ये बहुत विषम परिस्थितियाँ यहाँ पर बन गई हैं। आज ही हम एक खबर देख रहे थे राजधानी भोपाल की PHQ में, बड़े से बड़े IAS अधिकारी, बड़े से बड़े सभी अधिकारी इसमें कोरोना की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब वो तो फील्ड में है, काम कर रहे हैं, सावधानी भी बरत रहे हैं, लेकिन इससे बच कोई भी नहीं रहा है। सारी कोशिशें हम लोगों ने कर ली, तो सर क्या ये अब इंतज़ार करें हम कि अपने आप इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम लोग डाल सकते हैं कि कहीं तो चेन टूटे, किसी तरह तो ये संक्रमण रुके? हिमांशु जी सर, मेरा इस कोरोना के मामले में एक अलग ही मेरा व्यू है, अलग ही मेरा ओपिनियन है। आज 1.5 साल से हम कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं। 1.5 साल में हमने अपने यहाँ कोरोना को रोकथाम के लिए ना ही मतलब हॉस्पिटल में बेड बढ़ा सके, ना ही हमने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया, ना ही हमने वेंटिलेटर का उत्पादन बढ़ाया, और ना ही कोरोना को रोकने के लिए जो बेसिक जो पैरामीटर थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स, इस चीज को हमने इतना ज्यादा निग्लेक्ट किया, इतना ज्यादा मतलब ऐसा वो किया, उसकी उपेक्षा की कि आज वो उसका सबका परिणाम हमें सब आज सामने दिख रहा है कि कोरोना इतना विकराल रूप से आया। आप 1 साल तक क्या कर रहे थे? आज बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी है। क्यों कमी है? हमें ये सोचना चाहिए था कि ये जब म्यूटेट कर रहा है कोरोना वायरस, और ये ऐसा नए म्यूटेशन में आ रहा है कि आज बच्चों को भी अपने गिरफ्त में ले रहा है। छोटे छोटे बच्चे इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जो कि पिछले साल नहीं थे, क्योंकि उसका वो म्यूटेशन उस टाइप का नहीं था कि जो बच्चों को इन्फेक्ट करे। आज ये है कि छोटे छोटे बच्चे गिरफ्त में आ रहे हैं, उनकी मौत हो रही, ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं। आपने 1 साल तक, 1.5 साल तक, कोई भी शासन कोई भी रहे, मुझे कोई राजनीति से मतलब नहीं, आपने प्रिवेंशन के लिए क्या किया? सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं, सब मतलब शासकीय नियमों की धज्जियां हर जगह उड़ती दिखी, चाहे शादी हो, ब्याह हो, रैली हो, चाहे शोक कार्यक्रम हो, चाहे खुशी का कार्यक्रम हो, हर जगह मतलब इस शिफ्ट की उपेक्षा, और उसकी जो सजा है आज हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता, हमारे शहर की जनता सारा कुछ भुगत रही है। ये क्यों? क्योंकि कोरोना अपना नए नए रूप लेके आ रहा है, और आज चाहे मध्य प्रदेश बोले चाहे छत्तीसगढ़ बोले, हालत इतनी खराब है। और कुछ तो मैं समझता हूं कि हमारे अधिकारियों या शासन की अदूरदर्शिता है कि इस चीज को जब लॉकडाउन लगाना चाहिए था, या जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना चाहिए था, उसका कोई पालन नहीं कराया गया। धज्जियां उड़ती रही कि पब्लिक अपने से ही अपना बचाव करे। डॉक्टर साहब क्यों करें अपना बचाव? जब तक भय नहीं होगा तब तक कोई प्रीत नहीं होगी। आप भय लगाइए, आप पेनाल्टी लगाइए, आप लोगों को सिखाइए, आप उनको मतलब एक मैसेज दीजिए कि भाई ये आपके हित में है। कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ। आज जब फिर से कोरोना अपना नया रूप दिखाने लगा, उसके बाद आज ऐसा है कि आज चाहे संजीवनी हेल्पलाइन हो, चाहे कोई भी हेल्पलाइन हो, कोई भी डॉक्टर वहां जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई आपको सलाह मिलेगी। शासकीय अस्पताल में जाइए, बोले आपको भर्ती होना होइए, ऑक्सीजन का इंतजाम अपने हिसाब से करिए, अपने से करिए। एक बात से मैं आपकी इत्तेफाक नहीं रखता। आपने कहा कि यहाँ पर दूरदर्शिता नहीं है। दूरदर्शिता यहाँ पर बहुत थी, लेकिन वो दूरदर्शिता तभी काम करती है जब कहीं फायदा नजर आ रहा हो। जब आम जनता से जुड़ा कुछ मामला हो तब ये दूरदर्शिता धुंधली हो जाती है, तब इसका कोई मतलब नहीं बनता है। वरना हम सब जानते थे कि कोरोना कितनी भयावह बीमारी है, कैसे संक्रमण ये फैलता है। हमारे पास वक्त था जब ये पूरी तरह से डाउन होता हुआ नजर आया था। हम वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन से लेकर हर चीज बढ़ा सकते थे, सारे एहतियात बरत सकते थे, लेकिन वो हम लोग नहीं कर पाए। हम लोग कहाँ पर मजबूत थे? हम लोग कहाँ पर ध्यान दे रहे थे? हम लोग चुनावों में ध्यान दे रहे थे। हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारा जो जनादेश है वो मजबूत और कैसे हो जाए। और यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या निकल के सामने आ जाती है। आज कई लोग हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे सर, जो आपने बात उठाई है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं
जो हम लोगों से पूछते हैं, हम लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि जब नेताजी को सारा पता था कि ये वापस बदल रहा है, विशेषज्ञ WHO सब लोग कह रहे थे, तो फिर पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? हमारे पास तो पूरा वक्त था, हम लोग तो तैयारियां कर सकते थे, लेकिन वो तैयारियां कहीं पर नज़र नहीं आई। और आज हम हालात देख रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क की बात की जा रही है, नेता लोग कभी नज़र नहीं आए इन सारी चीज़ों में। कैमरे के सामने भले ही लगा लेते थे, तुरंत उसे नीचा करते थे, ये हकीकत थी। योगेश यादव जी, हमाम में हम सभी नंगे हैं कि क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, मानेंगे ना आप इस बात को? तो नहीं, देखिए, आपको मैं इस बात पर आपत्ति इसलिए व्यक्त करता हूं कि कांग्रेस की सरकार नहीं है और जवाबदेही एक सरकार की बनती है, चूंकि आपने सरकार को हथियाया है, सरकार को छीना है, एक प्रजातांत्रिक मूल्यों का अपमान करते हुए आपने सरकार को खरीदा है। जब आप सरकार को खरीदे हैं तो वो आप जो बात कह रहे थे, इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि आपकी दूरदर्शिता तो समाप्त हो गई। आप अपनी दूरदर्शिता का तो पालन करें। पिछले वर्ष आपने विधानसभा में इस बात का जिक्र किया है कि 736 करोड़ रुपया हमने आरोग्य सेतु काढ़ा और इस पर वितरित किया, 400 करोड़ रुपया आपने विज्ञापन पे वितरित किया। ये प्रणाली अभी ध्वस्त कैसे हो गई? सरकार अब 400 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च करती है। अब आपके विज्ञापन कहाँ गायब हो गए? आप विज्ञापन लगाइए। आपका अब किट की घोषणा आज कर रहे हैं शिवराज सिंह जी। मैं कहता हूं सरकार इतनी बड़ी ताकतवर संस्था होती है, सरकार यदि चाहे तो इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल जैसे शहरों में 24 घंटे में 5000 पलंग लगा सकती है और 5000 वॉलंटियर्स भी बना सकती है। और क्या उपयोग नहीं कर सकते? आपके पास जेडीए पूरा का पूरा एसोसिएशन है, आपका जूनियर डॉक्टर से, आपके पास मेडिकल कॉलेजेस है, आपके निजी मेडिकल कॉलेज में आप परमिशन दे रहे हैं, वहां नए बच्चे काम कर रहे हैं। आप कौन सेवा नहीं कर रहा? और मैं ये बतला रहा हूँ जो नॉन डॉक्टर्स हैं वो भी संक्षिप्त सी ट्रेनिंग लेकर एक सेवक के रूप में अपना कार्य करना चाहते हैं। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति तो सामने आए, सरकार की दूरदर्शिता तो सामने आए। सरकार तो सोई हुई सरकार है, सरकार तो इंतजार कर रही है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, 1.5 साल में हम सेकंड रोटेट होने का। अच्छा सुनिए, नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दोबारा से। प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारी प्रतीक्षा है हमारी। नेहा बग्गा जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुकी हैं। कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, इस वजह से शायद आप लोगों की बात नहीं सुन पाई होंगी। नेहा जी, एक मुद्दा यहाँ पर बहुत उठ रहा है और अगर गलत होगा तो आप बताइएगा, क्योंकि ये आम जनता भी कह रही है कि हमारे पास वक्त था कि हम अपने संसाधनों को मजबूत कर सकते थे, हम अपनी तैयारियां सुनिश्चित कर सकते थे, ऑक्सीजन की कमी को दूर कर सकते थे, हम लोग बेड पहले से बढ़ा सकते थे, हम ये सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। उस वक्त हम कहीं और पर व्यस्त थे, सरकार कहीं और पर व्यस्त थी। हिमांशु जी, ये बात बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि इसको नकारने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। आपने योगेश जी से भी ये सवाल पूछा था कि मास्क की ढिलाई में क्या हम सबसे एक गलती हुई है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, क्योंकि कोरोना तो भाजपा भी नहीं देख रहा और कांग्रेस भी नहीं देख रहा है। मुझे नहीं पता उनने क्या जवाब दिया, पर हम सब ने देखा है कि जिस तरीके से उपचुनाव में कमलनाथ जी पहुंचे, मास्क नहीं था। जिस तरीके से अजय टंडन जी खुद प्रत्याशी होकर, जो कोविड पॉजिटिव थे, अपने ही कार्यकर्ताओं की जान लेने में आतुर थे। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर भाजपा और कांग्रेस और सभी से इसमें गलती हुई है, ये चूक हुई है। इसमें मानने में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई होगी, क्योंकि ये हुआ है हम सब ने, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम सब कहीं ना कहीं लापरवाह हो गए थे। मेडिकल फेटर्निटी हो, आम जनता हो, पॉलिटिशियंस हो, सभी ने इसमें लापरवाही दिखाई है। एक समय हमारे पास था, पर आज भी सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। ये सेकेंड वेव जो आया, आप देखिए, इसका प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था। पहले जो प्रेडिक्शन था उसके अनुसार ये कहा जा रहा था, एक्सपर्ट्स द्वारा बताया जा रहा था कि कोविड जो है वो ठंड में उसका संक्रमण ज्यादा बढ़ेगा और गर्मियों में संक्रमण कम हो जाएगा। इसका जस्ट ऑपोजिट हम आप फेस कर रहे हैं। ठंड में संक्रमण कहीं जाके कंट्रोल हो गया था और गर्मी आकर आप देखिए आंकड़े आसमान छू रहे हैं। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की परिस्थिति नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि अगर योगेश जी अपनी तरफ से कोई अच्छा पॉजिटिव सुझाव देते तो बहुत अच्छा होता। सवाल तो कई सारे बनते हैं, पर ये ओछी राजनीति करने के लिए समय बहुत सारा मिलता। आप देख लीजिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन जिस तरीके से उसके लिए अफरा तफरी मची है, और प्रदेश में नहीं देश भर में जो अफरा तफरी मची है, उसके लिए एक राइट मैसेज जाने की आवश्यकता थी। कहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उसकी होर्डिंग कर रहे हैं, कहीं पर नकुल नाथ जी ट्वीट कर रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन बांटते हुए।
मुझे बताइए कि अगर कोई परिस्थिति है जिसमें इमरजेंसी यूज के लिए किसी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, नकुलनाथ जी को कहाँ से इंजेक्शन प्राप्त हो जाते हैं? तो तमाम सारी चीजें हैं। नेहा जी, सरकार अभी ने एक अपनी तरफ खबर से आई बेड आज बढ़ाने पूरे की दिन वो व्यवस्था चल हो, रही होगी और ऑक्सीजन बढ़ाने की व्यवस्था हो। आपने भी शायद वो खबर आप तक भी पहुंची होगी, आपने भी कई न्यूज़ चैनल्स में उस खबर से जुड़ी हुई बात की होगी। शहडोल से बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हुई और डॉक्टर्स भी इस बात को मान रहे हैं कि पहले बोला गया शाम को देंगे, फिर बोला गया रात को देंगे, फिर बोला गया तब देंगे, तो 12 वो लोगों लेट की होता मृत्यु रहा हुई है। और 12 लोगों की जान उस वजह से गई है। हिमांशु जी, मैंने वो खबर देखी है और मैंने वहां के डीन का बयान भी सुना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि डीन साहब कह रहे हैं कि वहां पर उनकी हालत जो थी वो सीरियस थी। ऑक्सीजन की निश्चित तौर पर कमी हुई है और उसकी आपूर्ति करने के लिए ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 47 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए कहा है कि 1 से 3 माह के अंदर ऑक्सीजन का हम कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें कि हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन होने लग जाए। आप लगातार देखिए जिस तरीके से बेड्स की व्यवस्था थी, यही 21,000 से तैयारी की तो बात 40,000 हम कर कर दिए रहे थे गए कि हैं। अगर ऑक्सीजन के हॉस्पिटल्स प्लांट जो अभी को, तुरंत होटल्स आनन को फानन में लगवाए जा रहे हैं, ये ऑक्सीजन के प्लांट अगर पहले लग जाते तो शायद इस तरह की तस्वीर निश्चित नहीं ही इसकी दिखती। तैयारी पूर्व में हो योगेश जानी जी चाहिए बोलिए। थी, पर इसको लेकर सभी कहीं ना कहीं लापरवाह हो गई। सिर्फ मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो ऑक्सीजन खुद का होता है, वहां पर मध्य भी प्रदेश की ऑक्सीजन को जनता तो लेके ये मध्य प्रदेश के परिस्थितियां बनी मुखिया है। से मध्य महाराष्ट्र प्रदेश में की भी जनता बनी तो है। मध्य प्रदेश के मुखिया से उम्मीद रखेगी ना, रमन सिंह या फिर अशोक गहलोत से उम्मीद नहीं रखेगी ना। हाँ योगेश जी। नहीं, निश्चित देखिए मेरी ही ये आप उम्मीद देखिए यहाँ के ही मुखिया से रखेंगे और इसीलिए देखिए तत्काल मैं प्रभाव से आपको उसकी सारी तैयारियां की जा रही है। हाँ बोल दीजिए योगेश जी, बोल दीजिए। हाँ, देखिए मेरी ये नेहा छोटी बहन है, इनकी संवेदनशीलता पर मुझे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जिस पार्टी से ये जुड़े हुई हैं, इस पर मुझे थोड़ा-सा आश्चर्य प्रकट होता है कि जिस पार्टी का शहडोल का जिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष उन्माद की तरह अपना जन्मदिन मना रहा हो और वहां पर नाच गाने हो, दंडता चल रही हो, उस शहडोल क्षेत्र में यदि 12 मौतें होती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का शासन, भारतीय जनता पार्टी के सर हम पदाधिकारी पर्टिकुलर कितने संवेदनशील योगेश हैं? जी एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, देखिए प्लीज, मैं आपको रोकना नहीं चाहता था। आज हम किसी एक शख्स के खिलाफ तो है ही नहीं, हम ओवरऑल नहीं, व्यवस्था आप के मेरी खिलाफ पूरी हैं। पूरी है ना? मानसिकता, मैं एक पार्टी की पूरी मानसिकता प्रकट कर रहा हूं और दूसरी ओर देखिए अब मैं आपके सामने ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस के लोगों का विज्ञापन कर रहा हूं। आज कांग्रेस के हमारे युवा विधायक, जितने भी युवा विधायक हैं, नए लड़के जिस तरीके से अपना विधायक निधि से फंड कर रहे हैं, जिस तरीके से सड़क पर आ गए हैं, जिस तरीके से कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। डॉक्टर साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवेदनशीलता का डॉक्टर उदाहरण जायसवाल है। जी, भारतीय देखिए जनता वक्त पार्टी कम के है, लोग कहाँ है? वक्त कम है। डॉक्टर जायसवाल जी, मुझे ये बताइए कि अभी के हालात को देखते हुए आने वाले 4-5 दिन के बाद आप क्या स्थिति देखते हैं मध्य प्रदेश में? हिमांशु जी, स्थिति तो गंभीर है, हर कोई जान रहा है, लेकिन अब स्थिति का सामना करना है, हमें ही करना है, हमारी जनता को करना है, हमारे चिकित्सकों को करना है, हमारे सत्ता को, हमारे शासन को करना है। अब जितना ज्यादा हो सके कि लोगों के जान को बचाने के लिए जो भी उपाय कर सकें, चाहे वो बेड बढ़ाने की क्षमता हो, ऑक्सीजन की क्षमता हो, दवाई की क्षमता हो। रेमडेसिविर एक हवा बन के रह गया। रेमडेसिविर ऐसा नहीं है कि हर किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को दिया जाए, उसके भी बहुत सारे मापदंड है, बहुत सारे इंडिकेशन है। रेमडेसिविर ठीक है, एक आर्टिफिशियल या एक मतलब ऐसा है कि एक उसका क्राइसिस बनाया गया रेमडेसिविर का, एक हवा बनाया गया रेमडेसिविर का। अगर गवर्नमेंट चाहे तो रेमडेसिविर को अपने कंट्रोल में लेके अपने से वितरण करे, जिसको जरूरत है उसको आसानी से मिल सके, जिससे कि मतलब रेमडेसिविर की कहीं कमी ना होने पाए और ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, वेंटिलेटर कमी। ये अगर 3-4 चीजों की उपलब्धता अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि कोरोना में कंट्रोल करने में सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और जब मामा खुद अपने आप को कहते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो बहुत से भांजे उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्था यहाँ पर ठीक हो जाए। और यही हम उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि अब कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, सबको एकजुट होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आम जनता से एक बार फिर अपील करते हैं कि मास्क लगाएं, घरों में रहें, बाहर ना निकलें। आपके मुद्दे में अभी के लिए इतना ही।